सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो। सुप्रभात प्रिय छात्र छात्राओं, मैं सुनील प्रजापति आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए कक्षा 9 की हिंदी मीडियम की NCERT के पाठगत क्वेश्चंस और इसके अभ्यास वाले क्वेश्चंस को आंसर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि लिखा गया है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों के आधार पे हम पूरे चैप्टर की समरी को समझ जाएंगे और ये हमारे लिए आपके लिए इतनी अच्छी ट्रिक है कि पूरे पाठ के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके माध्यम से आप पूरे पाठ को आप क्या करेंगे, समझ सकेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोशिका की खोज की बात की अगर किया जाए तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक कौन थे, रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक। अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको अगर कोई भी पूछे कि बताइए कोशिका की खोज किसने किया और कब किया, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। ठीक है, अब प्रश्न आगे भी आता है कि कैसे की उन्होंने खोज। तो आप जानते हैं उन्होंने कोशिका की खोज कैसे किया, तो उन्होंने कोशिका को किसी पेड़ों की छाल, जिसे आप शुद्ध शब्दों में कह सकते हैं कार्क। ठीक है ना, जैसे पहले की बोतलों में, शीशी में आप देखते थे ना, ढक्कन लकड़ी का लगा हुआ करता था, तो उन्होंने उसी को क्या किया, उस कार्क को उन्होंने एक पतले पतले सेक्शन करके और अपने से स्वनिर्मित डिजाइंड माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने उसकी सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने क्या देखा, कोशिका को देखा कि अरे, और वो कैसे दिखाई दे रहे थे, मधुमक्खी के छत्ते के समान। जैसा कि आप जानते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में आप देख सकते हैं ना कि बहुत से चेम्बर दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही उनको दिखाई दिया, तो उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, कोशिका नाम दे दिया। ठीक बच्चों, तो बात समझ गए। जब भी आए, अच्छा आप अपने पेन और कॉपी ले करके भी बैठ जाएं। प्रश्न आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है, मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा और आप उन सभी प्रश्नों का आंसर भी आप नोट करते जाइए। प्रिय बच्चों, मैं आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरे द्वारा बताए गए जितने भी प्रश्न हैं आप उनको आप तैयार कर लीजिए। आप देखिएगा कि आप कंपटीशन में सबसे पहले नंबर 1 पे रहेंगे। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वो सारे आंसर मैं आपको पहले से ही दे चुका हूं। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रश्न वही बनते हैं जो आपके पाठ से रिलेटेड होते हैं और वो आपके चैप्टर में मैं उस सभी प्रश्नों पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। बस आप ईमानदारी से आप मेरे इस चैनल को बस एक काम करिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहेगी और आप देख करके इसका लाभ लेते रहें। मैं आपके लिए अब हिंदी मीडियम की भी क्लास स्टार्ट कर दिया हूं, क्योंकि बहुत से मेरे छात्र ऐसे हैं जो बेचारे बोल रहे थे कि सर मुझे हिंदी में क्लास चाहिए, तो मैं आपको हिंदी मीडियम के तरीके से आपके NCERT के भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वह भी बताऊंगा और भी उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हैं उन पर भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है बच्चों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर आप बने रहिए, देखते रहिए। जब भी वीडियो जाए आप तुरंत उस पर जो है तुरंत वॉच करिए और तुरंत देखिए और अपना नोट्स तैयार करिए और अपने माइंड में
बस उसको सेट करिए। हम आपको कुछ नहीं बता रहे हैं बेटा, हम एक स्टोरी सुना रहे हैं। स्टोरी आप जानते हैं ना, जैसे आप किसी कोई फिल्म की मूवी देखते हैं तो उसको भी आपको याद नहीं करना पड़ता है, ऐसे मैं आपके सामने हूं तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं याद रख करने हैं। आप सिर्फ आप सुनिए और देखिए कि ये प्रश्न का आंसर क्या है, सर क्या दे रहे हैं आंसर। तो बहुत ही सरल शब्दों में वो आपके ही शब्द होंगे जो जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न सेकंड नंबर लिखा गया है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो बच्चों जब भी आपसे पूछा जाए कि कोशिका किसे कहते हैं तो बस इसी प्रश्न का उत्तर है, इसी प्रश्न को ही आप याद कर लीजिएगा कि कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है कोशिका, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब प्रश्न में यह भी फंसा रहा है आपको कि हम इसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो अब आप यह भी समझ लीजिए कि भैया संरचनात्मक मतलब संरचना, जैसे आप हमको देख रहे हैं हमारा स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, उसी तरह से कोई भी सेल होगी उसका अपना एक स्ट्रक्चर होगा, उसका अपना एक संरचना होगी और वो कैसा कार्य करेगी उसमें उसको हम क्या कहेंगे, उसकी क्रियात्मक यानी कार्य करने से संबंधित। तो आप समझ सकते हैं कि कोशिका हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है, ठीक है। कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है, इसलिए इसे हम शरीर का संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा, इसलिए कहते हैं कोशिकाएं हमारे शरीर को आकार प्रदान करती हैं, इसीलिए हम कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अगर अब बात आती है कि क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो यह भी आप जानते हैं कि शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं, यानी शरीर के जितने भी कार्य हो रहे हैं वह किस स्तर पर हो रहे हैं, कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसीलिए हम इसको कोशिका की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। कितना सरल है ना, है ना। अब आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा और मैं एकदम से सरल तरीके से आपको समझा दूंगा, ये आपको आंसर याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। बस आप केवल इतना करिएगा कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे मैं आपको और एनर्जेटिक हो करके, मोटिवेट हो करके आपको मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूँगा रेगुलर कंटिन्यू, कोई भी पॉइंट्स आपका छूटने नहीं पाएगा। तो मैंने बता दिया ना, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछता हूं मैं आपसे कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो अब आपका आंसर होगा कि कोशिकाएं हमारे शरीर को आकार प्रदान करती हैं, इसीलिए हम इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसीलिए हम इसको क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखा जाए कि CO2 तथा पानी, CO2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 तथा पानी मीन्स H2O, पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O, याद रखिएगा। जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि पानी कोशिका से कैसे अंदर और कैसे बाहर जाते हैं। तो इस पे आपको क्या करना है, चर्चा करना है, डिस्कस करना है। तो आइए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, आप समझ जाएंगे कि प्रश्न कुछ और नहीं है, बस हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं और वो डिस्कस क्या है, सेल की स्टोरी है, ठीक है। तो हम इस सेल की स्टोरी आपको बता रहे हैं, तो आप
समझ सकते हैं कि कोशिका झिल्ली सिलेक्टिवली परमिएबल झिल्ली होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बेटा? कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। आप इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। तो याद रखिएगा बेटा, यही वर्ड है आपको याद रखने के लिए। कैसी झिल्ली है? कोशिका झिल्ली कैसी होती है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, जो क्या करती है? जो चुने हुए पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है। यानी कौन सा मटेरियल, कौन सा पदार्थ हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा और कौन सा मटेरियल, कौन सा पदार्थ हमारी कोशिकाओं से क्या बाहर आएगा। ठीक है, तो यह पदार्थों की गति को भी नियंत्रित करता है। ठीक है ना, किस मूवमेंट से हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर ये मूवमेंट्स हो रहा है, गति हो रही है। आप समझ गए बेटा कि CO2 तथा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर, ये ऐसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर और बाहर जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ लेना पड़ेगा कि जो कोशिका होती है, यानी कोशिका झिल्ली को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। जिस कोशिका के द्वारा कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ कोशिका से बाहर जाएगा, यह अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों को ये क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है, और कौन सा पदार्थ कितने स्पीड में किस गति से अंदर बाहर जाता है, इस पर भी ये नियंत्रित करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, और भी बात रही कि CO2 की जो है बात किया जाए कि ये जो CO2 है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों आप एक बात समझ लीजिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं के अंदर उच्च सांद्रता से विद्यमान रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सेल है ना, अंदर से सारी सेल की एक्टिविटी, वाइटल एक्टिविटी चल रही है, तो बेटा उससे जो है कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो सेल कार्य करेंगी। अगर सेल कार्य करती हैं तो शरीर के अंदर, हमारे सेल के अंदर क्या होगी? कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसलिए, क्योंकि कोशिकीय श्वसन के दौरान जब सेलुलर रिस्पायरेशन होता है तो CO2 का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, और जब CO2 का निर्माण होता है तो जब कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता अधिक बढ़ जाएगी, जब कोशिकाओं के अंदर किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, कंसंट्रेशन अधिक बढ़ जाएगी, तो उस समय क्या होगा? कोशिका के बाहर CO2 की सांद्रता कम होती है। मैं इसको बता रहा हूं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, आप समझिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि कोशिकाओं के अंदर उच्च सांद्रता में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्यमान रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि बेटा हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उस भोज्य पदार्थ का हम क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस समय कोशिकाओं में सेलुलर रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है, तो CO2 की क्या होती है? CO2 का निर्माण होता है, और जब निर्माण होगा तो हमारी कोशिकाओं के अंदर CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी। जब सेल के अंदर CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो हमारे बाहर के सेल से बाहर का जो होगी सांद्रता, वो क्या होगी? वो कम होगी। ठीक है, तो उस समय कोशिका से बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। ठीक
ठीक है। जब कम होती है तो आप कह सकते हैं कि पदार्थों की गति के नियम के अनुसार, कोई भी पदार्थ है भाई मूवमेंट तो करेगा, तो उसका एक नियम होता है। हम भी आपको पढ़ा रहे हैं तो एक रूल है, एक नियम है कि हम किस नियम किस रूल का कैसे अच्छे से इस्तेमाल करें कि मेरी बात आप तक समझ में आ जाए। तो मुझे भी आपकी तरह बनना पड़ता है कि मैं आपकी तरह आपके स्तर की बातचीत आपसे करूं, जिससे कि आप क्या हैं समझ जाएं। ठीक है। तो पदार्थों की गति के नियम के अनुसार पदार्थ क्या करेगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेंगे। अब आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे सेल के अंदर बढ़ जाएगी और सेल से बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या होगी, कम रहेगी, तो वो क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा ना। तो अधिक से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ क्या हो जाएगा, ये विसरित हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पदार्थों की गति के नियम के अनुसार क्या नियम है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है। गैसों के लिए यह गति क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक शब्द आपसे पूछा जाएगा विसरण। ठीक है। तो अब आपको इसको बताना कि विसरण क्या होता है। विसरण यही है कि बेटा उच्च सांद्रता से कोई भी पदार्थ हो, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने लिया, तो क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक बढ़ जाएगी तो ये कम सांद्रता की तरफ क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, गति कर जाएंगे। और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। तो बातें आपको समझ में आ गई। इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। आइए अब आगे भी हम देखते हैं कि गैसों के लिए तो यह गति क्या कहलाती है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ या गैस उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता या कम सांद्रता की ओर गति करे तो उसको क्या कहते हैं, तभी उसको हम कहते हैं विसरण। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे आपको ये भी बन गया। अभी आंसर केवल क्वेश्चन नंबर 3 का हुआ CO2 के विषय में, ठीक है ना। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस विसरण की प्रक्रिया के द्वारा गैसीय पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका के अंदर और बाहर आते जाते हैं। ये देखो कोशिका के अंदर कैसे अंदर और बाहर जाते हैं, तो जब कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी तो सेल के बाहर कम सांद्रता की तरफ ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। तो डिफ्यूजन एक नियम हो गया, विसरण हो गया कि प्रक्रिया होती कैसे। और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि CO2 और O2, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये ऐसी गैसें हैं जो कोशिका के अंदर और बाहर आते जाते हैं। चूंकि जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, जब कोशिका के अंदर, मैंने बताया ना कि जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या होती है, अधिक बढ़ जाती है, तब ऑक्सीजन की सांद्रता बाहर क्या होता है, बाहर कम होती है। जब कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक बढ़ जाती है तब वह क्या होती है, कोशिकाओं से बाहर आती है। ठीक है ना, बाहर आएगी, सांद्रता अधिक बढ़ गई तो वो कोशिकाओं से क्या होगी, बाहर आएगी। और जब ऑक्सीजन की सांद्रता बाहर बढ़ जाती है, सेल के बाहर अगर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है तो वह कोशिकाओं के अंदर जाएगी। बस बेटा आप समझ गए। आप खाना कब खाओगे, जब आपको भूख लगेगी ना। जब आपको भूख लगेगी ना तो वहाँ पे मांग डिमांड ज़्यादा होगी, और मांग डिमांड ज़्यादा होगी तो आप कह सकते हो कि सांद्रता क्या है, अधिक बढ़ चुकी है, तभी तो आप भोजन को और अपनी ओर ग्रहण करोगे। तो बस सेल ऐसे ही कार्य करती है। अगर सेल के अंदर एक्स्ट्रा हो गया कोई चीज़, सांद्रता बढ़ गई, तो वो सेल से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि बाहर की क्या है, कंसंट्रेशन सांद्रता कम है। और जब
मान लीजिए ऑक्सीजन की सांद्रता बाहर ज्यादा है और उस सेल को ऑक्सीजन की सांद्रता की आवश्यकता है, तो अंदर की सांद्रता क्या कम होगी, तो ऑक्सीजन सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस कोशिकाओं के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। ठीक है। अब बेटा आता है दूसरा, आता है हम बता देते हैं पानी। पानी यानी कि H2O। H2O या पानी बेटा ये कैसे गति करती हैं, तो जल भी ठीक उसी नियम का पालन करता है जो गैस करते हैं। अभी हमने बताया ना CO2 और O2 का, तो जल के विषय में भी आप समझ लो कि जल भी ठीक उसी नियम का पालन करता है जो गैस करते हैं। कोशिकाओं में जल की गति परासरण की प्रक्रिया के दौरान होता है। कोशिकाओं में जो वाटर का मूवमेंट्स होता है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है। अब आप समझ लीजिए कि CO2 और O2 किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा था, विसरण के द्वारा हो रहा था। लेकिन अगर मैं आपको वाटर की बात करूं तो वाटर में क्या हो रहा है, परासरण की प्रक्रिया द्वारा हो रहा है। अब इसे भी आप समझ लेना अभी। ठीक है। तो CO2 और O2 का मूवमेंट्स हो रहा है डिफ्यूजन के द्वारा और वाटर का जो मूवमेंट्स हो रहा है वो परासरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी जब कोशिका के अंदर जल की सांद्रता अधिक होगी, क्या होगी, जब कोशिकाओं के अंदर जल की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, तो कोशिका के बाहर की सांद्रता कम होती है। तब कोशिका के बाहर की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। तब पदार्थों की गति के नियम के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अंदर बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर गति करेगा। ठीक है। तो ये जल की मूवमेंट्स हो गई। आप और भी समझ लो बेटा, एक उदाहरण में आपको और समझा देते हैं कि जब बाहर से अंदर की ओर कोई भी वाटर मूवमेंट्स कब करता है। देखिए बेटा, आप किशमिश सुने हैं ना, खाते भी होंगे, जानते भी होंगे। किशमिश श्रिंकल सिकुड़ी सिकुड़ी हुई रहती नहीं रहती है, सिकुड़ी हुई। तो जब आप उसको क्या है, अब जब सिकुड़ जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। वहीं पे अगर थोड़ा सा वाटर मिला दिया जाए तो उसमें फीकापन आएगा कि नहीं आएगा। तो उसमें वाटर क्यों मिलेगा, वाटर इसलिए मिलेगा क्योंकि किशमिश श्रिंकिंग करके सिकुड़ गई है, उसकी मिठास बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वाटर की मात्रा कम हो गई है। तो जब सांद्रता जो है सेल के अंदर अधिक है और बाहर कम है तो क्या होगा, वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा ना। बस इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है ना, कि जल भी ठीक उसी नियम का पालन करता है जो गैस करते हैं। कोशिकाओं में जल की गति परासरण की प्रक्रिया के द्वारा होती है और जब कोशिका के अंदर जल की सांद्रता अधिक होगी, जब कोशिका के अंदर जल की सांद्रता अधिक होती है तो कोशिका के बाहर की सांद्रता कम होगी। अपोजिट होगा, अगर कोशिकाओं के अंदर की सांद्रता अधिक है तो उसके बाहर की सांद्रता क्या होगी, बाहर की सांद्रता कम होती है। ठीक है। तो जब बाहर की सांद्रता कम होगी, कोशिकाओं के अंदर की सांद्रता अधिक होगी, तो क्या होगा कि पदार्थों के नियम के अनुसार जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा। ठीक है। पदार्थों के नियम के अनुसार क्या होगा कि यहाँ पे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे बाहर से अंदर की ओर गति करता है। तो बस इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने बता दिया आपको, किशमिश का लेकर के आप समझ लीजिएगा। किशमिश स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, वाटर अंदर जाता है क्योंकि कम कंसंट्रेशन बाहर है, सेल के बाहर है और सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ ये अणु मूव कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रश्न नंबर 4, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो थोड़ा सा आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली आर सेल मेम्ब्रेन
को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा गया है? तो ये बताना है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चुने हुए पदार्थों को ही कोशिका के अंदर और बाहर जाने देती है। कोशिका के अंदर और बाहर जाने देती कुछ चुने हुए पदार्थ, इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक प्रश्न बेटा यहाँ से भी आता है, क्यों कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली? तो आपको बताना है कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अपने अंदर, सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को क्या करती है? रोकने का कार्य करती है। इसलिए हम कोशिका को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और भी बात है कि कुछ चुने हुए पदार्थ जैसे क्या हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन ना, अभी इसी पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो कोशिका झिल्ली के आर पार ये किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ चुने हुए पदार्थ क्या थे? CO2 और O2 हैं, जो कि विसरण की प्रक्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है ना। तो अब थोड़ी सी बात आपको ये समझनी है कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको अंतर बताना है। तो क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका? तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उसको हम क्या कहते हैं? आद्य कोशिकाएं या प्राचीन कोशिकाएं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, बहुत प्राचीन ना, शुरुआती सेल्स। भाई जो शुरुआत में कोशिका आई होगी वो आज तो बहुत प्राचीन होगी ना, तो उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बाद आई होंगी। तो शुरुआत कहाँ से हुई है किसी भी सेल की? प्रोकैरियोटिक सेल से शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे आपको जो है एक तो प्रोकैरियोटिक है और दूसरा यूकैरियोटिक है, इनमें दोनों में आपको डिफरेंस करना है। ठीक है। अब आप इनमें दोनों में डिफरेंस करेंगे तो कैसे आप डिफरेंस करेंगे? तो डिफरेंस करने के लिए ठीक है कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिनको आपको डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्रायः छोटा होता है। कैसा होता है? इसका आकार छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार छोटा होता है और 1 से लेकर के कितने पर? 10 मिली माइक्रोन। कितने तक छोटा हो सकता है? 1 से लेकर के 10 मिली माइक्रोन। तो इसकी साइज भी आप देख सकते हो, 1 से लेकर के 10 मिली माइक्रोन, इतनी इसकी क्या होती है? साइज होती है। और 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल कितना होता है? 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल कितना होता है? 10 की पावर 6 m। ठीक है, 6 मीटर या 10 की पावर 6, ठीक है, m। तो आप समझ गए होंगे जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जा रही है तो 1 से लेकर के 10 मिली माइक्रोन तक। ठीक है। तो ये 1 से लेकर के 10 मिली माइक्रोन तक की बात है। तो ये 1 मिली माइक्रोन, 1 मिली माइक्रोन में कितने होते हैं? 10 की पावर 6 m होते हैं। अगर वहीं पे आप यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इनका आकार जो होता है क्या होता है? बड़ा होता है। इनका आकार बड़ा होता है। तो साइज क्या होगी? 5 से लेकर के 100 मिली माइक्रोन तक इनकी साइज कहाँ तक होगी? 1 से लेकर के 100 मिली माइक्रोन तक होगी। इनकी साइज कहाँ तक होगी? 1 से लेकर के 100 मिली माइक्रोन तक होगी। तो बेटा आप समझ जाइएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं। क्या साइज होती है? 1 से 10 मिली माइक्रोन। वहीं पे यूकैरियोटिक की बात किया जाए तो ये बड़ी होती हैं।
ठीक है, ये बड़ी कोशिकाएं होती हैं और इनकी साइज होती है 5 से लेकर के 100 मिली माइक्रोन तक। वहीं पे अगर हम आपसे बात करें कि जो इनका न्यूक्लियर रीजन का क्षेत्र है बेटा, जो केंद्रकीय क्षेत्रफल होता है, केंद्रकीय इनका क्षेत्र होता है, केंद्रकीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्योंकि सेल को हम आपको बता देते हैं ना, अभी आगे बात आएगी तो हम वहां पे एनिमल सेल और प्लांट सेल को डायग्राम के द्वारा समझाएंगे, लेकिन अभी आप डिफरेंस केवल समझ लीजिए कि जो इनका केंद्रीय क्षेत्र होता है प्रोकैरियोटिक का, तो क्या होता है कि झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इनका क्षेत्र झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, ठीक है, इनका क्षेत्र यानी कि झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, और उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव बहुत छोटी होती हैं और इनमें जो न्यूक्लियर वाला क्षेत्र होता है वो न्यूक्लियर के चारों ओर क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। जब केंद्रक झिल्ली पाई ही नहीं जाएगी, ठीक है, तो उसको हम न्यूक्लियोइड कहेंगे, यानी कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल और सेल के अंदर का मटेरियल मिला रहेगा, ठीक है ना। ये देखो, जैसे मैं आपको एक कोई प्रोकैरियोटिक सेल बता दूं कि मान लीजिए ये कोई सेल है और ये देखो, ठीक है ना, अब ये एक न्यूक्लियस है, लेकिन अब ये न्यूक्लियस के बाहर का जो ये मटेरियल है और न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है वो सब क्या है, एक दूसरे में मिला रहेगा। अगर वहीं आप बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इस तरह वेल न्यूक्लियस होता है, इसमें स्पष्ट देखो, इसमें स्पष्ट नहीं है, इसमें सेल के साइटोप्लाज्म में ही ये पूरा मिला हुआ है, लेकिन इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। ये क्यों, क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से अब अगर बात इसकी करें हम, तो इसमें क्या होता है, इसका जो केंद्रकीय क्षेत्र होता है यूकैरियोटिक में, कि केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, जो केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। अब इसकी बात अगर किया जाए तो इसमें क्रोमोजोम्स की बात किया जाए तो क्रोमोजोम्स एक होते हैं, कितने होते हैं, इसमें क्रोमोजोम्स एक होंगे, सिंगल ही होगा, और इसमें यूकैरियोटिक है ना, तो इसमें क्रोमोजोम्स अधिक होंगे, यूकैरियोटिक में क्रोमोजोम्स अधिक होंगे और यूकैरियोटिक में क्रोमोजोम्स केवल एक होगा। और बात किया जाए झिल्ली युक्त कोशिका अंगक, यानी इसमें ऐसी कोशिकाओं के जितने भी ऑर्गन्स अंग हैं, ठीक है, अंगक हैं कोशिकाओं के, उनके चारों तरफ जो है कोशिका झिल्ली या झिल्ली युक्त कोशिका अंगक एब्सेंट होते हैं। वहीं पे यूकैरियोटिक की बात किया जाए तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है कि कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले झिल्ली, कोशिका को चारों तरफ से घेरे हुए झिल्ली वाले ऑर्गन्स यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये आपका हमने बता दिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा डिफरेंस। अब आप समझ गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है बेटा। चलिए, अब आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, और हमको मोटिवेट कीजिएगा, हम आपको आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।